जय हिंद दोस्तों पेश है आज आपके लिए ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान से अनुसार पेपर, जिसको पूर्ण रूप से सॉल्व किया गया है। जो आपकी परीक्षा में आने वाला है उसको सरल बनाने के लिए ये मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए हम ले चलते हैं आपको आपके अपने मॉडल पेपर की दुनिया में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, ये आपका जो मॉडल पेपर है, ये अनुसार अग्रवाल मॉडल पेपर जो बहुत ही पॉपुलर है, हर साल इसी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों बने रहें, पूरा वीडियो को पूरा देखें और आप अपनी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 खंड दिए हुए हैं, सही विकल्प चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या है ये आपको बताने हैं। तो काय केंद्रित घन, फलक केंद्रित घन, चतुष्कोणीय या आर्थोरोम्बिक। तो ये आपका जो पहला सवाल है, इसका जो आंसर है ये है आपका सेकंड ऑप्शन सही है, फलक केंद्रित घन, FCC होता है। तो अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m यानी मोल विलयन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा कितनी है, ये आपको बताने हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या है, 1.50, 1.53 ग्राम, दूसरा है 3.306 ग्राम, 5.3 ग्राम या 10.6 ग्राम। तो आपका ऑप्शन है कौन सही है आपका ऑप्शन है 10.6 ग्राम, ये आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उसका वो जो है वो क्या है आपका सेकेंड इनवर्स है, यानी सेकेंड -1 है। तो फोर्थ आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? कौन सा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, ये आपको बताने हैं। तो ये आपका है CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है आपको ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अपक्रिया क्या है? एमाइड का एमीन में परिवर्तन ये कौन सी अपक्रिया है? ये अपक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? तो सभी शर्कराओं में आपको पता है कि सबसे मीठी शर्करा जो होती है वह क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। क्लियर? तो ये तो रहा आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हुए। अब आपको लिखित परीक्षा लिखने वाले जो हैं वह क्वेश्चन अब आ गया आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, अब लिखने वाले क्वेश्चन कौन है आपके, ये रहा आपका ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करिए। ये ऋणायन की त्रिज्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और 2 नंबर आपको इसके लिए देना है। तो देखिए, ये रहा आपका आंसर। फलक घनीय इकाई सेल कोर ये बराबर कितना है आपका 508 पिकोमोल है, पिकोमीटर मतलब है, PM जिसको बोलते हैं। तो R प्लस आयन और प्लस R माइनस आयन बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब एक ये के स्थान पर आपको रख देना होगा। ये के स्थान पर आपने रखा 508, यानी सूत्र है आपका ये बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा 508/2। तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, कितना है आपका 254।
तो R प्लस R माइनस इसका मान कितना आया 254 पिकोमीटर। तो R बराबर, अगर माइनस में करेंगे तो ये R इसमें प्लस में इधर चला जाएगा, इसको पक्षांतर किया जाएगा, तो ये मान आपका आएगा कितना 114 पिकोमीटर। अतः ऋणायन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 114 पिकोमीटर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। आपको क्वथनांक ज्ञात करना है। जल के लिए जो केबी का मान है वो आपको दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो देखिए ये आपका दिया है विलेय का भार कितना है 9 ग्राम, इसका मोलर भार कितना है यानी अणुभार कितना है आपका 180, विलायक का भार कितना है आपका 500। अब डेल्टा आप सूत्र लगाएंगे, डेल्टा टी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए रख देंगे इसका मान। तो इसका मान रखने पर आपका ये आएगा डेल्टा टी का मान कितना आएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड के N/50 विलेन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.002765 ओम या मो प्रति सेंटीमीटर है। तो सेल का प्रतिरोध, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल का स्थिरांक गणना करना है आपको। तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो विशिष्ट चालकत्व आपकी कितनी है, इतनी है कि प्रतिरोध आपको कितना दिया गया 400 ओम। तो के बराबर 1/R/L/A। ठीक है, आप मान रख देंगे और मान आपका निकल आएगा ये। क्लियर, ये है आपका मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों में बिना देरी किए हुए आप अपने कॉपी पेन के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जितने भी क्वेश्चन आपको आता है ना, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए ये आपको नोट करना ज़रूरी होता है, और नोट करने के बाद में आप इसको बराबर लिखने का अभ्यास करें। अगर लिखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर यानी विभेद क्या होता है। विभेद तो आप जानते हैं कि अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अधिशोषण और अवशोषण में क्या होता है। तो अधिशोषण में यह एक पृष्ठीय घटना है और अवशोषण यह एक अंतरंग घटना है। इसमें अधिशोष केवल अधिशोषक की सतह पर ही एकत्रित होता है, लेकिन अवशोषण में क्या होता है, इसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में अधिशोष का सांद्रण सर्वत्र संपन्न यानी सर्वत्र समान एक समान होता है। प्रारंभ में अधिशोषण की दर अधिक होती है और साम स्थापित होने पर धीरे धीरे कम हो जाता है, और अवशोषण समान दर से संपन्न होता है। अब जैसे जल वाष्प का सिलिका जल द्वारा अधिशोषण होता है और अमोनिया जल के द्वारा अवशोषित होती है। तो ये रहा आपका डिफरेंस। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक तत्व की काय केंद्रित घन विशेष ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इकाई सेल की घनत्व की गणना कीजिए। तो आपके घनत्व की गणना के लिए ये देखिए आपको दिया गया है Z गुणे M/A³ इंटू N। ये कोर की लंबाई आपको दिया गया, कितना दे दिएगा 290 पिकोमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में बना लें। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा Z बराबर 2। सूत्र रख देंगे, आपका सवाल बिल्कुल मिनटों का काम सेकंडों में यह हल हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। आपको बताना है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। हाइड्रोजन तो आप जानते हैं हाइड्रोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं वह रंगीन क्यों होते हैं, ये बताया आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन तत्व के रंगीन होने का कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करके
उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरण की भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन तत्व रंगीन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों में जिनान परमाणु में सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं। क्यों, आपको से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जिनान द्वारा अधिकतम यौगिक बनाए जाते हैं क्योंकि इसका आयनन विभव अन्य उत्कृष्ट तत्वों से कम होता है। अतः उत्कृष्ट तत्वों में जिनान सबसे क्रियाशील तत्व है। भाई जो आदमी ज़्यादा एक्टिव होता है ना, उसके पास उतने ही ज़्यादा मित्र होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से बोलता नहीं है यानी कम एक्टिव होता है, उसके दोस्त भी उतने ही कम होते हैं। तो वही बात बिल्कुल है जिनान के पास। जिनान के बाह्यतम जो जिनान होते हैं इनके अधिकतम यौगिक होते हैं। यही कारण है क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील तत्व है। ठीक है। यह ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बहुत से यौगिक का निर्माण किया है यानी करता है। जिनान फ्लोरीन यौगिक के आपको तत्व भी दिखा दिया जाएगा। उसके यौगिक जिनान फ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये आपके तत्व हैं। जिनान ऑक्सीजन के यौगिक बनाएंगे तो जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनान ट्राई ऑक्साइड्स, है ना। तो ये आप इसके कारण समझ गए ना, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, एक्टिव आदमी को ही सभी लोग चाह करते हैं। ठीक है, चाहे वो मनुष्य की बात की जाए या किसी तत्व की बात की जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक के आईपीएसी नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से पूछा जा रहा है कि इसके आईपीएसी नाम बताइए। पहले का है आपका NiNH3 का होल 6 और Cl2। तो आप जानते हैं कि आप में पहले एमीन आएगा, NH2 एमीन होता, लेकिन एमीन कितना है 6, तो हेक्सा एमीन निकल, और यहाँ पर इसकी बैलेंस यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 2 क्लोराइड, इसका नाम होगा हेक्सा एमीन निकल 2 क्लोराइड। ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है आपसे Fe4FeCN का होल 6 ब्रैकेट 3। तो ये देखिए आयरन है, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम है आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। क्लियर। सेकेंड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये आपका हो गया क्या, इसका सूत्र। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताओ। भाई ये कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपको अंतर बता देना है। तो देखिए ये है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में CHO समूह तथा फ्रक्टोज में कौन सा, कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, पहली ही बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह होता है और यहाँ पर कीटो समूह होता है। किसमें, फ्रक्टोज में। अगला है कि फ्रक्टोज को रिसार्सिनाल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर रंग आता है, परंतु ग्लूकोज में यह परीक्षण नहीं देता। ठीक है, ये अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है कोलराउस नियम क्या है, इसके उपयोग लिखना है। तो पहला आ गया आपका कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं यानी लैम्डा नॉट इनफाइनाइट तथा दोनों के कुल योग होते हैं, यानी लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, B+, ये दोनों का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको न्यू बोलते हैं। क्लियर। अब इसके उपयोग देखना है। कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट व विद्युत अपघट्टों के विलयनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। हार्डी-सुलज़ नियम और वैद्युत कण संचलन, इस पर आपको एक एक करके नियम लिखने हैं। तो यह है पहला हार्डी-सुलज़ नियम। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की
क्या कह रहा है, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी ब्लेंड के लिए इसकी स्कंदन क्षमता उतनी भी अधिक होती है। जैसे धनावेशित साल जैसे FeO3 में के लिए ऋणाणु की स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है। ऋणावेशित साल जैसे इसके लिए इसका भी क्रम आपको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं, ये भी क्लियर है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर जाना यानी अभिगमन करना कण विद्युत कण संचलन कहलाता है। संचलन का अर्थ ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसे, है ना। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है आपका, आ गया आपके स्क्रीन पे। क्या है कि मिथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों? मिथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, क्यों? तो देखिए, एमीन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर नाइट्रोजन परमाणु से परिपूर्ण हो जाता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण हो जाता है तथा इस कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म अमोनिया की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्राप्त होता है। एमीन अमोनिया की अपेक्षाकृत प्रबल क्षार होते हैं ये। ठीक है, ये आपको क्रिया दिखाना होगा। ठीक है, ये आपको इसको लिख करके ऐसे दिखाना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी भैया। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल रटना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर है ये आपका डी ग्लूकोज है। ये क्रिया करेगा OH से, तो यहाँ पर एनोलेट बनेगा और एनोलेट अब क्रिया करेगा जल से तो डी माइनोस बनेगा और डी माइनोस अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, डी फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनने की प्रक्रिया ये है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र भी लिखिए। तो ये देखिए, मोलर एवं आणविक उन्नयन स्थिरांक, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का अणुभार M = 100 kb × W बाय डेल्टा TB × W, जहाँ इसके मान आपको दिए गए हैं। ठीक है, और मोलर उन्नयन स्थिरांक विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक से होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं और ये मान आपका ये है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोड की अपक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। प्रथम कोड की अपक्रिया की अर्धायु 639 सेकंड है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये देखिए, प्रथम कोड की अपक्रिया वह अपक्रिया की दर एक अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वो क्या कहलाता है, प्रथम घात की अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2 × O5 गिव्स आउट 4 NO2O2। प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न है। वेग स्थिरांक के बराबर 2.303/T log 10 ये बाई ये -x, जहाँ आपके मान है के वेग स्थिरांक है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, ये -x अभिकारक की t समय पश्चात सांद्रता है और x आपका x = t समय पश्चात अपघटित पदार्थ की गणना है। ठीक है, ये देखिए आपको अर्धायुकाल व्यंजक की भी गणना कर दी गई है।
ये क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IUPAC नियमों का पालन करते हुए ये आपको इसका सूत्र लिखना है। देखिए ये आपके IUPAC नाम दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको इसमें सूत्र लिखना है। तो पहला है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, तो क्या होगा, हेक्सा एमीन है आपका, तो हेक्सा एमीन क्या है, हेक्सा एमीन, इसका मतलब कि एमीन NH3 कितना है, 6 है, और कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट के साथ में लगा है, और सल्फेट कहाँ है, सबसे बाद में है। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट के साथ में आपका जुड़ा है हेक्सा एमीन, तो NH3 का कितना है, 6, NH3 का 6। ठीक है, ये है आपका। और फिर कह रहा है, इसमें फिर कह रहा है कि 3 सल्फेट, तो वो तो हो ही गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और सल्फेट का सूत्र आप लगा देंगे क्या, SO4, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा SO4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये आपका बना, क्या बना जरा फिर से देख लो, क्योंकि नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा, आप बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे CONH3 का होल 6 ब्रैकेट के अंदर SO4 का होल 3, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे में बता रहा है कि पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन को लिखना है। तीसरे में है डाईएमीन डाईक्लोरो राइडोप्लेटिनम सेकंड, और चौथा है आपका सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। ठीक है, तो ये रहा, सीधे आपको आंसर पर ही ले चलते हैं। ये है आपका, ये एक एक करके आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, चारों का नाम आपको दिया है, हो गया ना। जो आपके 4 इधर क्वेश्चन है ये, उसका चारों का ये आपका आंसर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल या कैल्शियम क्लोराइड तथा इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन गैस है, जबकि इसी वर्ग के अन्य सदस्य ठोस हैं, क्यों। अथवा कह रहा है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये आपको बताने हैं नाइट्रिक अम्ल, तो आपको दिया गया है, ये देखिए ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कराया जाता है। ठीक है, ये अमोनिया है, और इसको 5O2 PT जाली के उत्प्रेरक में कहाँ पर 700 से 800 पर प्रक्रिया करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक प्राप्त होगा, NO प्राप्त होगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे, NO के वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करने पर, जल में अवशोषित करने पर तब नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये देखिए आपका क्लियर, ये आप कह रहे हैं। विधि आपको बताया गया, देखिए विधि, इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर के तब नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। ये देखिए, ये आपको फिगर जरूर बना करके दिखाना होगा। ठीक है,
अम्लराज देखिए ये आपको किस तरह से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेडल, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया, कोल्बे समिट या कोल्बे अपक्रिया और विलियमसन अपक्रिया। ठीक है, तो पहला देखिए यह है आपका फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर बेंजीन का आर्थो या पैरा स्थित पर हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? फ्रेडल क्राफ्ट क्रिया कहलाती है। ये फिनाल है आपका, और फिनाल जब CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड से किसकी उपस्थिति में AlCl3 से उपस्थिति में क्रिया करता है तो अल्फा और क्रिसाल और पैरा क्रिसाल प्राप्त होता है। करा के उपरोक्त अपक्रिया में लब्ध कम होती है क्योंकि फिनाल AlCl3 के साथ जटिल यौगिक बनाता है। कोल्बे अपक्रिया देखें क्या है। फिनाल के सोडियम लवण तथा सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर गर्म करने पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए, क्लियर। ठीक है, अगला है विलियमसन ईथर संश्लेषण। यह सम्मित तथा असम्मित ईथरों के निर्माण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब, ये आपको समीकरण देना कह रहा है केवल रासायनिक। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में गर्म किया जाता है। ठीक है, फिनाल यानी क्या है, ये कह रहा है कि ये फिनाल है आपका। फिनाल को किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ में किसकी उपस्थिति में, NaOH में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। ये देखिए आपका, ये फिनाल को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में NaOH के उत्प्रेरक में क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि डाई ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ये देखिए, डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। और अगला क्वेश्चन है पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड एथेनॉल से जब क्रिया करता है, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड जब एथेनॉल से पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एथाइल एसीटेट और एथेनोइक एसिड बनता है। क्लियर। एथाइल एसीटेट और एथेनोइक एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। जब एथेनॉल फास्फोरस यानी C2H5OH PCl5 से क्रिया करता है, ये C2H5OH प्लस PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया करता है तो एथाइल क्लोराइड बनता है यानी एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला है कि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ में जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। फिनाल को देखिए, फिनाल है जब इसे जिंक चूर्ण के साथ में अप्लाई करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और आपका बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ब्रिटिश फिटिंग अपक्रिया और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो देखिए ब्रिटिश फिटिंग अपक्रिया क्या है, किसी हैलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की इथरीय ब्लेंड के साथ कराने पर, ठीक है, इथरीय ब्लेंड के साथ कराने पर हैलोएरीन का हाइड्रोजन परमाणु
एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अपक्रिया कहलाती है, बटरज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्लियर जी। और फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ये आपको देखना। फिटिंग अपक्रिया, जब दो एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला बताया गया ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जब HNO3 से अपक्रिया कराया जाता है तो क्लोरीनीकरण होता है, यानी क्लोरोबेंजीन क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रीकरण होता है। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है और क्या बनता है आपका, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अथवा करके पूछ रहा है। अथवा क्या करके पूछ रहा है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए ये है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, सब में एन मान एन हो गया, एक पर आपका ब्रोमो लगा है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से कैसे प्राप्त करेंगे, 1 प्रोपेन। तो देखिए ये है ना, ये क्रिया। दूसरा देखिए, मेथिल आयोडाइड से एथेन। मेथिल आयोडाइन का सूत्र है आपका ये, देखिए मेथिल आयोडाइन यानी CH3I + 2Na प्लस वही फिर मेथिल आयोडाइड, ये करेगा, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा और एथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रोपीन से एरिल क्लोराइड, प्रोपीन से एरिल क्लोराइड कैसे प्राप्त होगा, देखिए तो आपका ये प्रोपीन है और प्रोपीन को जब HCl के साथ में अपक्रिया कराते हैं Cl2 से 113 केल्विन पर, तो क्या होता है, ये बनता है आपका CH2 CH2Cl, ये बनता है आपका एरिल क्लोराइड, इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो देखिए ये आपका है प्रोपीन, और प्रोपीन को जब HBr से अपक्रिया करते हैं तो बनता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो, ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनता है। तो देखिए ये आपका है 1 ब्यूटीन 1 यानी ब्यूट हो गया, ब्यूट में होना, जब इसको पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक अपक्रिया के द्वारा क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ब्यूटीन से ब्यूटेन हो जाता है, यानी इसमें से जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और आपका सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो और जो ब्रोमीन है वो कहाँ पर जुड़ जाता है, पहले पर जुड़ जाता है, एडिंग प्रोसेस हो जाती है और बनता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बनता है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खा अपक्रिया कर रहा है, निम्न अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये भी CDE के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला है आपका कैल्शियम फार्मेट, और कैल्शियम फार्मेट को अपक्रिया करते हैं तो फार्मेल्डिहाइड बनता है, ये हो गया। फिर ये फार्मेल्डिहाइड को लेकर के अन्य अयस्क के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है, ये यहाँ पर B हो गया। C देखिए कह रहा है ये, अगला क्वेश्चन है ये कि दूसरे में CDE कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका एसीटोन, और एसीटोन जो बनेगा वो C हो जाएगा, और एसीटोन जैसे ही अपक्रिया करेगा HCN के साथ में तो आपका बनेगा D। देखिए वहाँ पर D बना और D के साथ में D क्या है, तीर के ऊपर है, और ये बना आपका, और E बना आपका ये हाइड्रोक्सी एमाइड। क्या बना, हाइड्रोक्सी एमाइड। ठीक है, क्लियर। तो इतने चीज़ें आपको बन करके तैयार हो गई। क्लियर, चलिए ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए